ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब हम लोग को नया पढ़ना है, तो इसमें ये साहब है जिम्नोस्पर्म। क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म। तो आप लिखेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगर देखोगे तो जिम्नोज, जिम्नोज का मतलब है नेक्ड, और स्पर्म्स, स्पर्मा, इसका मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, लिखिए। फिर लिखा गया है ये विशेष प्रकार के पौधे हैं। कौन पौधे? विशेष प्रकार के पौधे। इसमें लिखा गया है जिम्नोज का मतलब नेक्ड, नेक्ड मतलब सुहाते हैं नग्न। ठीक है, और स्पर्मा का किससे बना है? सीड यानी बीज से, सीड यानी बीज से। बात समझ में आ गया? तो ये ऐसे पौधे होते हैं। कौन कैसे पौधे होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो बनता है, बीज तो बनता है, लेकिन उनके चारों तरफ कोई आवरण वगैरह नहीं होता है, कोई इंटीग्मेंट या कोई आवरण नहीं होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहता है? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब एक और चीज बताया गया था कि जैसे हम लोग ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो एक एक करके हम लोग जो प्लांट के विषय में स्टडी कर रहे हैं, तो ये बताया गया था क्या है? एवोल्यूशन आधारित है। कौन सा आधारित है? एवोल्यूशन पर आधारित है। यदि सबसे पहले पढ़े थे हम लोग एल्गी, सबसे पहले पढ़े थे एल्गी, ये पानी में पाए जाते थे। उसके बाद पढ़े थे ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट क्या हो गया? ये पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? एल्गी सिंपल प्लांट थे, ब्रायोफाइट थोड़ा सा उससे जटिल हुए, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली एनाटॉमिकली देखोगे तो थोड़ा सा और जटिल होते हैं और इसमें स्लाइस होने लगते हैं। कौन? ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट के बाद पढ़े टेरिडोफाइट्स। क्या पढ़े थे? टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स क्या हो गया? ब्रायोफाइट से भी अधिक विकसित है। ब्रायोफाइट से भी क्या है? अधिक विकसित है। बाहर से भी देखोगे और आंतरिक संरचना में भी आपने देखा था उससे जटिल थे, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू आपने उसमें देखा था। बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। यानी कि अगर इवोल्यूशन नहीं देखेंगे तो ये एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से अधिक विकसित पौधे होते हैं, अधिक विकसित पौधे होते हैं। बात समझ में आया? और इसमें बीज बनते हैं, बीज के साथ कोई आवरण नहीं बनता है, तो इसीलिए सारी चीजें हैं। लेकिन थोड़ा सा एक और चीज हम पीछे की बात करते हैं। जैसे आप पढ़े फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़े? फर्टिलाइजेशन पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भाग लेते हैं। तो यही परिभाषा में बताए थे कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं, कौन मिलते हैं? मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं, इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक कोशिकीय संरचना होती है। लेकिन क्रोमोसोम की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये जस्ट डबल हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो क्या बने? जाइगोट बने। जाइगोट के विभाजन से एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट के विभाजन से क्या बनता है? एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। वह मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुकोशिकीय संरचना होती है। बात समझ में आया? और एम्ब्रियो के बाद, किसके बाद? एम्ब्रियो के बाद उस पे कुछ कवर टाइप का बन जाता है और उसको कहते हैं सीड यानी बीज। क्या बनता है? सीड यानी बीज बनता है। तो बात समझ में आया? यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी एक कोशिकीय संरचना होती है। जाइगोट में डिवीजन होता है, विभाजन हो जाता है और बनता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। बात समझ में आया? इसके बाद और परिवर्तन होता है, उसमें आवरण टाइप का बन जाता है जिसको कहते हैं सीड यानी बीज। बात समझ में आ गया? तो सीड या बीज की बात अगर करते हो तो उसमें क्या हुआ आता है? उसमें पौधा रहता है। हमको दिखाई तो देता नहीं है भाई, गेहूं का बीज है
कि उसके अंदर गेहूं का पौधा है, भाई आम का बीज है तो उसके अंदर आम का पौधा है, हमको दिखाई दे चाहे न दे। बात समझ में आया? जब हम उसको बोते हैं तो क्या होता है, उसकी जब सारी कंडीशन मिलता है, ताप दाब नमी जब मिल जाता है तो क्या करता है, जो सुसुप्ता अवस्था में है, सोया अवस्था में था, वह अपनी सुसुप्ता अवस्था यानी कि जो सोने की अवस्था है उसको त्यागता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जब ग्रो करना शुरू करता है तो उसमें आपको पौधा दिखाई देने लगता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया सीड। क्या हो गया? सीड। तो अब हम लोग ये जिम्नोस्पर्म है तो ये विशेष प्रकार के पौधे अभी दिखाई देते, कुछ जगह आपको कहीं विशेष जो लोग होंगे ऐसे लगवाते हैं तो वो दिखाई देता, बाकी जगह दिखाई नहीं देगा। तो थोड़ा सा लिखेंगे, इसमें लिखिए द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स यानी अंडा। ओव्यूल्स आर not enclosed by any ovary wall. Ovary wall and remain exposed. Remain exposed both before and after fertilization. क्या लिखा हमने? द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज। इनक्लोज में घिरा होना, कवर्ड होना, तो लिखा गया है नॉट इनक्लोज, किसी के द्वारा क्या होता, घिरा नहीं होता है। लिखा क्या चीज? इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल, किसी ओवरी यानी कि ओवरी की भित्ति के द्वारा वह घिरा हुआ नहीं होता है। तो हमेशा क्या एक्सपोज, हमेशा बाहर से दिखाई देता है। एक्सपोज करना मतलब बाहर करना। बात समझ में? हमेशा बाहर ही दिखाई देता है। कैसे? बोथ बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो हमेशा बाहर दिखाई देता है। बात समझ में आया? तो स्पेशल कैरेक्टर है इसका। क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है। अब एक चीज यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, ये हाथ हो गया ओव्यूल्स, अंडम। ओव्यूल्स यानी कि अंडम, नाम सुना? अब देखो होता क्या है, आप पढ़ेंगे थोड़ा सा और अगले वाले पढ़ेंगे कि जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है, मतलब पुष्प है, तो पुष्प में क्या होता है, ओवरी पाया जाता है और उसी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल्स। ये ऐसे रहता है, ऐसे संरचना होती है। ये पुष्प है, ऐसे स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर के अंदर स्त्री केसर नाम सुने हैं? पुष्प का जो फीमेल पार्ट होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। तो सबसे ऊपर वर्तिका रहता है, और नीचे ओवरी रहता है। ओवरी के अंदर ऐसे ओव्यूल रहता है, इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट रहता है, एक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट, यानी एक रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ओव्यूल पर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। तो लिखा गया है ओव्यूल्स हमेशा क्या किसी से घिरा नहीं रहता है और हमेशा यानी निषेचन के पहले और निषेचन के बाद भी वो बाहर से दिखाई देता है, एक्सपोज रहता है, नेक्ड रहता है। बात समझ में आ गया? इसके बाद अलावा और हम जो पढ़ेंगे, फ्लावर वगैरह पढ़ेंगे, तो ओव्यूल्स वगैरह के विषय में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो इसमें फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओव्यूल्स हमेशा क्या आता है, बाहर से दिखाई देता है। अगला लाइन लिखेंगे सीड्स आर नॉट कवर्ड आई दैट इज आर नेक्ड। Seeds are not covered, यानी किसी का नहीं रहता। स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है किसका? जिम्नोस्पर्म का। किसका? जिम्नोस्पर्म का, जो किसी से घिरा नहीं रहता है। अगला ऐसे लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म
मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड सन। ठीक है, लिखा गया जिम्नोस्पर्म आर मीडियम, मध्यम साइज के, मीडियम मैंने मीडियम साइज ट्री यानी पेड़। ठीक है, या लिखा गया हुआ अथवा टाल्स ट्री भी होते हैं, बड़े यानी लंबे पेड़ भी होते हैं, और सब सर मैंने झाड़ी। तो हम लोग चर्चा किए थे कि जो पौधे हैं पहले शुरुआत क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे तो पौधों को उनके साइज के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्टेम स्ट्रक्चर, तीन हिस्सों में बांटा गया था, हर्ब, सर्व और ट्री। हर्ब पर शाकीय पौधे, हर्बेशियस यानी कि शाकीय पौधे, धान, गेहूं, मटर, चना सब हर्बेशियस पौधे होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई जो 3 मीटर से कम हो, 3 मीटर से कम हो, साथ में तना जो हो हरा और शाकीय हो। क्या हो? हरा और शाकीय हो, तो उनको कहते हैं शाकीय पौधे। हर बात समझ में आया। दूसरा हो गया सर्व का मतलब झाड़ी, सर्व का मतलब झाड़ी का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक और 6 मीटर से कम, 3 मीटर से अधिक और 6 मीटर से कम हो, तो उनको क्या कहते हैं? सर्व यानी झाड़ी कहते हैं। जैसे अगर देखोगे तो गुलाब, गुड़हल, बात समझ में आया, कनेर, ये सब क्या होते हैं? झाड़ी में आते हैं। सब क्या होते हैं? झाड़ी में आते हैं। अगर भिंडी वगैरह देखोगे सब इसी में आ जाएंगे, नहीं भिंडी तो शाकी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इनको क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं, सब कहते हैं। इसके बाद तीसरा जिनकी ऊंचाई 6 मीटर से अधिक, कुछ भी हो सकता है, ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर से अधिक हो, साथ में तना जो होता है उसका स्टेम वुडी हो। क्या हो? वुडी यानी कि काष्ठीय हो, वुडी यानी कि काष्ठीय हो, तो उसको पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। बात समझ में आया। तो जिससे हम क्या कहते हैं? लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? पेड़ यानी ट्री कहते हैं। बात समझ में आया। अब अगर कोई कहता है, क्या कहता है? सरसों का पेड़, गलत है जी। सरसों का पेड़ नहीं होगा, पौधा है। सरसों का क्या होगा? पौधा होगा। बात समझ में आया। छोटा होता है, शाकी होता है, लेकिन पेड़ का मतलब समझ गया है कि बड़ा होगा, लकड़ी बड़ी होगा, तभी हम पेड़ है। अब केला का पेड़ नहीं कर सकते भाई, केला थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन उसे लकड़ी प्राप्त होगी नहीं, तो केले का पेड़ नहीं कर सकते, केला का पौधा कहेंगे, और क्या हो जाएगा? शाकीय पौधा है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स मीडियम साइज के भी होते हैं, बड़े आकार के भी होते हैं, और साथ में सर्व यानी झाड़ी भी होते हैं। बात समझ में आया। अगला इस देख लीजिए, द गैंट, GAINT, गैंट यानी विशाल। द गैंट रेडवुड ट्री, Sequoia is one of the tallest tree species. Get redwood ट्री सिकोया। ठीक है, तो सिकोया क्या है? सबसे लंबा पौधा का पड़े हुए जनरल नॉलेज पढ़ते हुए, तो सबसे ऊंचा जो पेड़ है सिकोया का, रेडवुड ट्री सिकोया है, लगभग 1100 फीट से भी ऊपर पाए जाते हैं। मतलब समझ लो, अगर इस तरह से 1100 फीट अगर देखोगे, 1000 फीट अगर देखोगे, तो क्या अनुमान नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर इस तरह से अनुमान लगा लो, जैसे जो घर की ऊंचाई होती है सामान्यतः 10 फीट पे लिंटर होता है। बात समझ रहा है? 10 से 10 फीट पे। तो अगर इस तरह से हो, तो अगर ये 100 फीट है, 100 फीट मतलब 10 मंजिली। बात समझ, 10 मंजिली। क्या हो गया? 200 फीट हो तो 20 मंजिली। इस प्रकार से
ऐसे उनकी क्या होती है ऊंचाई हम कंपेयर कर सकते हो। तो ये क्या होता है रेडवुड जो सिकोया है सबसे उसमें लिखा गया स्पीसीज यानी जाति है। तो रेडवुड सिकोया जो है तो सबसे ऊंची लंबी पेड़ होता है, वृक्ष होता है। पास समझ में आया कौन होता है रेडवुड सिकोया। यह क्या है जिम्नोस्पर्म। क्या ये जिम्नोस्पर्म है। अगर ऐसे लिख लो जनरली टैप रूट्स कौन रूट टैप रूट यानी मूसलाजड़। टैप रूट यानी कि मूसलाजड़, हिंदी मूसलाजड़ कहते हैं। बात समझ में आया। तो इसमें किसमें जिम्नोस्पर्म में कौन रूट पाए जाते हैं टैप रूट पाए जाते हैं। अब टैप रूट की अगर बात करोगे तो अगर उस देखो तो जो जड़ें होती है दो प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है दो प्रकार की। एक टैप रूट कहते हैं, दूसरा एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। फाइब्रस रूट भी उसको कहते हैं। बात समझ में आया। तो होता क्या है अगर देखोगे कि जो फाइब्रस रूट होते हैं ऐसे है यहीं से ढेर सारा ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे धान गेहूं मक्का देखोगे तो सब इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। कौन जड़ पाई जाती है नहीं अपस्थानिक जड़ रेशेदार जड़। बात समझ आया। कभी गेहूं को उखा के नहीं देखोगा पौधा है काटो पौधा उखा के देखो ढेर सारा रूट ऐसे पाया जाता है। धान का भी देख सकते हो ऐसे पाया जाता है। तो उसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया हम लोग पढ़ना है टैप रूट। टैप रूट का मतलब जितने द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें ये पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक जो मोटा मेन रूट हो जाता है, ठीक है, प्राइमरी रूट जिसको कहते हैं। अब इससे क्या होता है ऐसे ऐसे शाखाएं निकलती है, इसको सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है ऐसे पतली पतली जड़ें निकलती है, इसको टर्शियरी कहते हैं। बात समझ में आया। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती है टैप रूट कहलाता है। यानी कि एक जो मोटा नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है, उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। उससे शाखाएं निकलती है उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। फिर उससे निकलती है तो टर्शियरी यानी तृतीयक जड़ें कहलाती है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती है उसको क्या कहते हैं टैप रूट कहते हैं। तो यानी कि जिम्नोस्पर्म में कौन रूट पाया जाता है टैप रूट। लेकिन उसके साथ लिखा गया क्या जनरली यानी कि सामान्यतः। जनरली की यानी कि सामान्यतः इसमें टैप रूट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और अब आगे लिखेंगे सम रूट फॉर्म्स बनाते हैं माइको राइजा। माइको राइजा एसोसिएशन विद फंजाई माइकोराइजा। उसके आगे लिखा गया है पाइनस। लिखा गया सम रूट्स फॉर्म्स कुछ जड़ें फॉर्म्स बनाती है। क्या बनाती है माइकोराइजा। बात समझ में आया। क्या लिखा है माइकोराइजा। याद होगा माइकोराइजा में चर्चा किए थे कि कुछ जो विशेष उच्च वर्गीय पौधे होते हैं हायर प्लांट्स कहते हैं। तो हायर प्लांट्स में क्या होता है फंजाई उसमें रहने लगते हैं। क्या फंजाई यानी कि कवक रहने लगते हैं। तो ये जो फंजाई होते हैं खनिज लवणों के अवशोषण में क्या करते हैं सहायता करते हैं। तो सामान्यतः क्या हो गया कि जो पाइनस लिखा गया है उसकी जड़ों में क्या होता है कुछ विशेष प्रकार के फंजाई पाए जाते हैं जो खनिज लवण और जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। इसी को जो समायोजन बना इसी को माइकोराइजा कहते हैं। तो देता प्रश्न को पूछा है माइकोराइजा इज ए क्या है। तो कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एसोसिएशन विद
फंजाई, यानी कि कुछ उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उसमें फंजाई का एसोसिएशन होता है, समावेश रहता है, जिसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। और ये जो फंजाई होते हैं उसमें खनिज और पानी के अवशोषण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बात समझ में आए? तो माइकोराइजा फॉर्म्स करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, इसका उदाहरण है पाइनस। क्या है, पाइनस। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। माइकोराइजा बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे लाइन से लिखेंगे वाइड, जबकि वाइड इन सम प्लांट, in some plants small specialized root called coreloid root। ठीक है, आर एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें जरा साइकस सम प्लांट ब्रैकेट में CYCAS साइकस भी CYCAS साइकस लिखो, CYCAS साइकस। वाई, जबकि इन सम प्लांट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा गया साइकस, CYCAS साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज यानी छोटी विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट। ठीक है, प्रलाभ, क्या कहते हैं, कोरेलॉइड यदि प्रलाभ है, रूट्स पाई जाती है, जिसमें क्या है, एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब उसमें अगर देखोगे, पहले कोरेलॉइड रूट देखा जाए तो होता क्या है कि ये ऐसे मोटे ऐसे प्राचीक टाइप का ऐसे निकल जाता है ऊपर की ओर। जितनी भी जड़ें आप पढ़ोगे जड़, तो जड़ों की जो विशेषता होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ग्रो करती हैं। जड़ें क्या करती है, ऊपर से नीचे की ओर ग्रो करती हैं, लेकिन ये जो जड़ें होती है नीचे से ऊपर की ओर आती है, विशेष प्रकार की जड़ें हैं। इसमें क्या हो गया, ये साइनोबैक्टीरिया, इसका जब टीएस काटोगे तो बीच में ऐसे खाने ऐसे बने जगह आते हैं, इन जड़ों में ऐसे भाग रहता है, ऐसे। ठीक है, इन्हीं जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ब्लूगिनेरी साइनोबैक्टीरिया ब्लूगिनेरी पाया जाता है। वह क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का, यानी कि भूमि के जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होते हैं उसको फिक्स करने का काम करता है। कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। किसमें पाया जाता है, कोरेलॉइड रूट में। किसमें पाया जाता है, कोरेलॉइड रूट में। बात समझ गया, कोरेलॉइड रूट किसमें पाया गया, जिम्नोस्पर्म में पाया गया। ठीक है, लेकिन नाम क्या लिखा आपने, साइकस। ठीक है, तो अब देखो, जब भी बात साइकस की आएगा तो हो जाएगा कोरेलॉइड रूट, और कोरेलॉइड रूट आ जाएगा तो उसके साथ होगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। बात समझ में आया। और अगर माइकोराइजा आया तो माइकोराइजा क्या हो गया, पाइनस है। क्या है, पाइनस लिखे हो ना माइकोराइजा में, पाइनस है। उसी सब क्या लिखे हो, फंजाई एसोसिएशन होता है। बात समझ में आया। तो क्या हो गया, माइकोराइजा में फंजाई रहता है, जबकि कोरेलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया। की बात समझ में आया। तो ये काम करते हैं, यानी कि इसमें ये क्या हो गया, कोरेलॉइड रूट पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको।
अब लिख लो अगले से स्टेम। स्टेम जो होता है अनब्रांच, अनब्रांच्ड हो सकता है, जैसे कि साइकस। ब्रांच्ड भी हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, जैसे कि पाइनस, सेड्रस। इसके जो स्टेम होते हैं यानी जिनसोर में तना पाया जाता है, वो क्या होगा, ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। अनब्रांच में यानी जिसमें शाखाएं नहीं होती है, उसका उदाहरण लिखा गया है साइकस। क्या लिखा गया है, साइकस। इधर से कोई बता दो कि ना कोई ऐसे क्या करो, वृक्ष का नाम बताओ, पेड़ का नाम बताओ, जिसमें उसके तनों में कोई शाखा नहीं पाई जाती है। दिमाग लगाओ, दिमाग इधर देखो, कोई ऐसा पौधा दिखाई दिया जिसमें शाखा पाई जाती हो? केला तो मालूम बताएगा शाखीय पौधा है, तो उसमें तना में शाखा होगा नहीं। और कुछ पेड़ की बात करें, ट्री की बात करें, कोई ऐसा पेड़ जिसमें शाखा न पाई जाती हो? कोई ऐसा पेड़ जिसमें शाखा नहीं दिखाई देती है? दिमाग दौड़ाओ। गुड, क्या बात है। खजूर, खजूर देखे हो, तरकुल देखे हो, तार, ठीक है। इसमें देखो पेड़ तो है, ऊंचा भी है, लकड़ी भी है, बूटी भी है, नीचे वाला कठोर रहता ना, देखे होगे। तो उसमें लेकिन उसमें कोई शाखा नहीं होती, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो इसका भी पेड़, नारियल का पेड़ भी देखो, नारियल कोकस न्यूसिफेरा, तो नारियल का भी पेड़ ऐसे ही होता है, यानी कि क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, उसमें कोई शाखा नहीं होती है। क्या होती है, शाखा उसमें नहीं होती है। एग्जाम्पल आपने लिखा साइकस, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म में कुछ पौधे होते हैं जिनमें शाखा नहीं पाई जाती है, कुछ में शाखा पाई जाती है। नहीं पाई जाने वाले में लिखा गया है साइकस, जो तार, तरकुल, खजूर के जैसा होता है, नारियल के पेड़ के जैसा होता है। बात समझ में आया? लेकिन ब्रांच है, इसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें शाखाएं पाई जाती है। एग्जाम्पल लिखा है पाइनस, पाइनस, और सीड्रस यानी कि देवदार। देवदार नाम सुने हो? देखो कहीं सीड्रस है, देवदार का पेड़ नहीं देखे हो? कोई बात नहीं, जहां शंकर भगवान का फोटो होगा देखना, क्योंकि कहा जब पहाड़ पे रहते हो तो पहाड़ पे जो ऐसे ऐसे शाखा कभी ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 रहता है, तो सीड्रस ऐसे, जैसे पहले वो क्रिसमस ट्री बनाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हो, तो ऐसे ही वैसे रहता है, वैसे पेड़ ऐसा है, इस प्रकार के रहता है। ये असल में होता क्या है, ये पहाड़ी एरिया का पौधा है, पहाड़ी एरिया का ऊंचाई पे पाया जाने वाला पौधा है। तो वहां पे क्या होता है, ऐसे शंकु के आकार की उसकी संरचना आती है, कोल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। वो इसलिए कि तेज हवा का अगर झोंका वगैरह आता है तो ये इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ में अगर बर्फ गिरता है तो बर्फ के अंदर सड़क के स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। बात समझ में आया? तो इसलिए ये ऐसे कोन के आकार के पौधे होते हैं। तो सीड्रस यानी कि देवदार इसी प्रकार का क्या है, ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें शाखाएं पाई जाती है। और पाइनस में भी ऐसा होता है जिसमें ब्रांचिंग पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं, कुछ अनब्रांच वाले होते हैं और कुछ ब्रांच वाले होते हैं। ठीक है, तो आपने अनब्रांच वाला लिखा, ठीक है। एक और चीज लिख लो, लिखो लीव्स आर सिंपल आर कंपाउंड। लीव्स आर सिंपल आर कंपाउंड। लीव्स आर सिंपल आर कंपाउंड। कुछ में पत्तियां क्या होती है, सिंपल है, साधारण होती है, कुछ में कंपाउंड यानी संयुक्त होती है। अब बात आई सिंपल और कंपाउंड का। अब अगर देखते हो थोड़ा सा इसको समझो कि आप पत्ती देखे होंगे तो पत्ती कुछ ऐसे रहती है, ठीक है, ये हो गया पत्ती। अब कोई भी अगर पत्ती देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में ऐसे मिडरीब पाया जाता है, मध्य सिरा पाया जाता है, और इसको लैम्डा यानी फलक कहते हैं। किनारे वाले को लैम्डा यानी फलक कहते हैं। बात समझ आया?
तो ऐसी पत्ती, कैसी पत्ती, ऐसी पत्ती जिनमें जो लेबिला यानी फलक है उस पे कटाव न हो, उसके किनारे कटे न हो, या अगर कटाव हो तो बहुत अधिक न हो। ध्यान से देखना, ऐसी पत्ती जिसके पर्ण फलक में कटाव न हो या कटाव हो भी तो थोड़ा सा हो, बहुत अधिक न हो। बात समझ में आया? या कटाव यहाँ जो मिड रिब होता है वहां तक नहीं पहुंचता है। बात समझ में आया? ऐसे पत्ती को क्या कहते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं, सरल पत्ती। जैसे आम का पेड़ पत्ता देखे होगे, धान गेहूं का देखते हो तो सब ऐसे सिंपल रहते, कोई कटा उटा नहीं रहता है। अब तुम्हारे ऊपर ध्यान से अगर सोचोगे कौन सी पत्ती का सिरा कटा होता है कौन सा नहीं था तो देख के बता दोगे। तो जिसमें कटाव नहीं होता है या कटाव जो होता है वो यहाँ मिड तक नहीं पहुंचता है तो उसको सिंपल लीफ कहते हैं, सरल पत्ती कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा, ऐसी पत्ती जिसमें क्या हो, कटाव हो, और जो कटाव है वह क्या हो, मिड रिब तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? मिड रिब तक पहुंच जाता है तो उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं, संयुक्त पत्ती कहते हैं। बात समझ आया? जैसे गुलाब का पत्ती देखे होगे तो ये जो वास्तव में ये दिखाई देता है, ये छोटे छोटे ऐसे पत्ती दिखाई देते ना, ये वास्तव में ये कटाव है जो यहाँ तक पहुंच गया है। तो जो गुलाब का है वो एक तरह दिखाई देता है लेकिन सिंपल लीफ नहीं है, क्या है? कंपाउंड लीफ है। बात समझ आ गया? तो इस प्रकार से जिसमें छोटे छोटे पत्थर, जैसे मान लो इमली का भी देखते होंगे तो छोटे छोटे पत्थर लगे होते सब ऐसे वो हो गया तो वो सब कंपाउंड लीफ है। बात समझ में आया? तो सिंपल लीफ या लिखो कंपाउंड लीफ। तो आपने लिखा है इसमें जो पत्तियां पाई जाती हैं सरल भी पाई जाती है कुछ में, और कुछ में क्या होती है, कंपाउंड लीफ भी पाया जाता है। थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, इन साइकस, इन साइकस the pinnate leaves persist for a few years. ठीक है, पीछाकार साइकस में जो पीछाकार, पिनेट पीछाकार जो पत्ती होती है, आगे हम थोड़ा सा पत्ती को हम पढ़ेंगे तो सब लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो पिनेट लीफ, कौन लीफ? पिनेट लीफ लिखा गया है परसिस्ट, परसिस्ट बने रहना, फॉर ए फ्यू इयर्स, कुछ वर्षों तक रहती है। अब इसका क्या मतलब? पढ़े होंगे कि जो हम लोग की तरफ जो पौधे पाए जाते हैं, पतझड़ का नाम सुनोगे? क्या सुनो? पतझड़ में पौधों की सभी पत्तियां झड़ जाती है, यानी कि इधर पत्तियां हम लोग तो पाई जाती हैं पौधे, तो एक विशेष मौसम होता है, उस मौसम में सभी पत्तियां गिर जाती है। एक साल में ऐसे गिर जाती है, खत्म हो जाता है, फिर नई पत्तियां जम जाती है। लेकिन लिखा गया इसमें पिनेट लीफ परसिस्ट, बना रहता है फॉर फ्यू ईयर, कुछ वर्षों तक वो ऐसे बना रहता है, यानी उसकी पत्तियां हर साल गिरने वाली नहीं होती है। तो वही लिखा गया परसिस्ट फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों तक ऐसे बनी रहती है। बात समझ में आया? किसकी पत्ती लिखा गया है? साइकस की पत्ती। ठीक है, और आगे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए द lives in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. हो गया? इसकी जो पत्तियां होती है, किसकी पत्तियां?
एडाप्टेड, वेल एडाप्टेड। एडाप्ट माने अनुकूलन, एडाप्ट माने अनुकूलन। अब अनुकूलन का क्या मतलब, एडाप्टेशन का क्या मतलब, 6-7 अनुकूलन का मतलब होता है किसी जीवधारी में, किसमें, किसी जीवधारी में किसी विशेष वातावरण में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। बात समझ आया, कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं जिसकी वजह से उस विशेष वातावरण में वो जीवधारी अपना जीवन निर्वाह करता है। बात समझ आया, इस परिवर्तन को एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे मान लो मछली की बात किया जाए तो मछली पानी के लिए अनुकूलित है और हम लोग स्थल के लिए अनुकूलित है। जिराफ देखते हो क्या होता है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है, हम लोग चलना हो तो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो ये सब क्या है, उसमें धीरे धीरे होने के बाद परिवर्तन हो गया जिसके फलस्वरूप उसमें उस विशेष वातावरण में रहने का कंडीशन डेवलप हो जाता है। बात सुन रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, अनुकूलन यानी एडाप्टेशन कहते हैं। तो लिखा गया है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की पत्तियां वेल एडाप्टेड, अच्छी प्रकार से अनुकूलित होती हैं। अब किसके लिए, आगे कहता है विथ स्टैंड में खड़ा रहना, किसमें, स्ट्रीम्स में अत्यधिक, स्ट्रीम्स में अत्यधिक, नहीं कहते आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अत्यधिक हमें दुख है, नहीं बोलते हैं, देखते हो। तो एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, अत्यधिक क्या, टेम्परेचर, अधिक ताप भी सहने वाले होते हैं, और क्या लिखा गया, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी सहने वाले होते हैं, और अधिक हवा के झोंके, वाइंड में हवा, तो ये सब सहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वह ऊंचाई पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं। क्या होते हैं, ऊंचाई पे, जो पहाड़ वगैरह होता है उस ऊंचाई पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं। और आप पढ़े हैं कि जो ऊंचाई पर, कहां पर, ऊंचाई पर हवा, टेम्परेचर सब अधिक लगता है। क्यों ऊंचाई पे टेम्परेचर अधिक क्यों होता है भाई? टेम्परेचर पूरे यूनिवर्स को टेम्परेचर कहां से मिलती है, सूर्य से मिलती है। ये मान लो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पे ऐसे ऊंचाई है तो सूर्य से दूरी यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, और हवा का भी बहाव अधिक होगा। हवा का भी बहाव कहाँ होता है, अधिक होता है, थोड़ा सा बढ़ेगा हवा उस पे लगेगा, तो ऊंचाई पे हवा का भी बहाव अधिक होता है, टेम्परेचर भी अधिक होता है। तो इसलिए ये जो पौधे होते हैं वह उसके लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे पाए जाने वाले होते ही है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए लिखा गया है, आगे लिखेंगे इन कोनिफर द needle like leaves reduce the surface area, ठीक है, और लिखा थिक cuticle and sunken stomata reduce water loss। रिड्यूस क्या हो गया, वाटर लॉस। ये चीज और समझ लीजिए इसको। अब देखिए होता क्या है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां पे स्टोमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टोमेटा, पर्णरंध्र उसको हिंदी में कहते हैं। उससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पानी बाहर निकलता है। तो उसके द्वारा क्या होता है, जो पौधों में पानी रहता है वह बाहर निकलता रहता है। बात समझ में? तो जिन पौधों की पत्तियां चौड़े हैं, जिन पौधों की पत्तियां क्या है, चौड़े हैं, उसमें स्टोमेटा अधिक है। जिन पौधों की पत्तियां पतली है उसमें स्टोमेटा कम होगी। बात समझ में? तो जिसमें स्टोमेटा कम होगा उसमें पानी की जो अनावश्यक पानी जो बाहर निकल जाता है पौधों से, इसमें वो कम होगा। बात समझ में? तो इसीलिए लिखा गया है नीडल लाइक लीफ, पर सुई के आकार की पत्ती,
सुई के आकार की पत्ती, खजूर को देखे होगे ऐसे नीडल नहीं हो जाता है, खजूर हो गया, छुआरा हो गया था ऐसे, तो नीडल लाइक पत्ती, सुई के आकार की पत्ती जो होती है क्या कहते हैं, रिड्यूस, घटाती है, रिड्यूस माने घटाना, क्या घटाती है, सरफेस एरिया, पृष्ठ सतह की, किसके, पत्ती का। अब सरफेस एरिया से क्या मतलब है, जितने ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा स्टोमेटा, जितने ज्यादा स्टोमेटा उतने ज्यादा शरीर से पानी ज्यादा निकलेगा। बात समझ में आया? तो पत्तियों का जब सरफेस एरिया कम हो गया तो स्टोमेटा की संख्या कम हो जाएगी, और स्टोमेटा की संख्या कम होगी तो उससे जो निकलने वाले पानी का जो लॉस है वह भी कम होगा। बात समझ में आया? तो जितने जीरोफाइट्स पड़े हुए, जितने जीरोफाइट्स यानी मरुस्थलीय पौधे, कौन पौधे, मरुस्थलीय पौधे, यानी मरुस्थल समझते हो जहाँ पानी की कमी होती है, मरुस्थल माने जहाँ पानी की कमी होती है, जो रेगिस्तान वगैरह कहते हैं उसमें, तो पानी की जो कमी रहती है तो वहां पे जो पौधे पाया जाते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं, और सब में पत्तियां छोटी छोटी होती है, जैसे बबूल, बबूल का नाम सुने हो, नागफनी, ठीक है। तो ये जितने भी पौधे होते हैं, कनेर वगैरह, सबकी पत्तियां छोटी छोटी होती है। तो जिन पौधों की जो पत्तियां छोटी होती है वो समझ लेना कि ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पानी की कमी होती है, जहां पानी की कमी होती है तो वहां पे छोटी पत्तियां वाले पाए जाते हैं। तो ये पत्तियां छोटी क्या करती है, सरफेस एरिया को घटाती है, सरफेस एरिया घटाने का मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा घटाना, नंबर ऑफ स्टोमेटा घटाने का मतलब अनावश्यक पानी का जो लॉस है उसको घटाने का काम होता है। और चीज क्या गया, थिक क्यूटिकल, ये भी एडाप्टेशन है, थिक क्यूटिकल। कुछ पौधों की पत्तियां चमकती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां चमकती हैं, तो चमकने के पीछे वही है, उस पे क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ये परत क्या करती है, जो चमकीला परत होगा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ये देखो मान पौधा है, पत्ती है ये, तो सूर्य का प्रकाश में पड़ता है तो क्या होगा, पत्ती गर्म होगी, पत्ती गर्म होगी तो इसे पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ेगा, ठीक है। तो जो जीरोफाइट्स पौधे होते हैं उस पे ऐसे क्यूटिकल की परत पाई जाती है। अब ये मान लो इस पे पड़ा तो चमकने वाला परत है, इसलिए इसको परावर्तित कर देता है, तो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देगा। जब परावर्तित कर देगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो पानी की कमी कम होगी। बात समझ में आया? तो जैसे कनेर का नाम सुनो, कनेर नाम सुनिए, पीला पीला फूल होता है, तो उसमें उसकी पत्ती को देखना खूब चमकता है, ऊपर वैसे चमकता है एकदम, तो क्यूटिकल की परत होती है उसी को वैसे चमकता है, और ये क्यूटिकल की परत सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे पौधे का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या होगा, पानी की हानि भी कम होगी। साथ में क्या, संकेत स्टोमेटा, ये भी घटाता है। संकेत मैंने धसा हुआ, संकेत मैंने धसा हुआ, तो जो पौधों की जो पत्तियां, कुछ पौधों की पत्तियां स्टोमेटा है, यहाँ बना हुआ है, जब आगे हम लोग देखेंगे कि स्टोमेटा ऐसे पत्तियों की सतह पर पाई जाती है। लेकिन जितने भी जीरोफाइट होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उसमें जो स्टोमेटा होता है ऐसे गड्ढों में पाया जाता है, ऐसे गड्ढों में पाया जाता है, ठीक है। स्टोमेटा यहाँ पाया जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जब गड्ढों में पाया जाएगा तो सूर्य के प्रकाश भी यहाँ पे तेजी से नहीं पड़ पाएगा, और साथ ही हवा का झोंका भी यहाँ पे तेजी से नहीं पड़ पाएगा, तो ये भी पानी की कमी को क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। तो सर्किल स्टोमेटा इज आल्सो जीरोफिटिक एडाप्टेशन, पर जैसा क्यूटिकल का पाया जाना वो भी क्या है, जीरोफिटिक एडाप्टेशन है। एंड क्या है, नीडल लाइक लीफ, ये सब क्या है, तीनों के तीनों का देखेंगे तो जीरोफिटिक एडाप्टेशन है, जो पौधों की पत्तियों से होने वाले पानी की कमी को रोकते हैं, कम करने का काम करते हैं। तो ये सब एडाप्टेशन इसमें भी पाया जाता है। इसमें पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। कोनिफर लिखे हो, कोनिफर का मतलब, कोनिफर का मतलब शंकुआकार, शंकुआकार, कोनिफर का मतलब शंकुआकार। जैसे क्रिसमस ट्री की बात करो, सिट्रस की बात करो, देवदार की बात करो, तो कोनिफर का मतलब शंकुआकार। ऐसे ले लो, द जिम्नोस्पर्म्स आर
हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। नाम समझ में आ गया, यानी कि हेट्रोस्पोरस आया तो क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जहां भी हेट्रोस्पोरस आएगा तो ऐसे पौधे होते हैं, इसमें 2 प्रकार के स्पोर पाए जाएंगे। बात समझ में आया? तो इसी एक समान होता है तो उसको होमोस्पोरस कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का क्या हेट्रोस्पोरस होते हैं। और जब हेट्रोस्पोरस होंगे तो क्या होंगे, एक तो छोटा होगा एक तो बड़ा होगा, यानी कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो जो बड़ा होगा उसको मेगा स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगा स्पोर कहेंगे। जो छोटा रहेगा उसको माइक्रोस्पोर कहेंगे। बात समझ में आएगा? जो मेगा स्पोर होता है वो हमेशा फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गैमेट होते हैं। माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। इसमें यही बात लीजिएगा। और लिखा है ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर हो गया और मेगा स्पोर भी कह सकते हैं, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। यानी समझने के लिए हेट्रो गया 2 प्रकार के स्पोर होंगे, ठीक है। छोटा वाले को माइक्रो और बड़ा वाले को मेगा स्पोर कहेंगे। बात समझ में आ गया? अब ये देखो स्पोर कहाँ बनेंगे, स्पोरेंजिया में बनेंगे। किसे बनेंगे, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया की बात किया जाए, स्पोरेंजिया की बात किया जाए तो क्या कहें, स्पोरेंजिया विशेष प्रकार की संरचना होती है। क्या होती है, विशेष प्रकार की संरचना होती है। क्या बनता है, स्पोर बनता है। प्रमुख बताया गया था एंजियम, एंजियम माने थैली, एंजियम उसका बहुवचन है, एंजियम माने थैली। बात समझ में आएगा? किसकी थैली, स्पोर की। किसकी थैली है, स्पोर की। तो जिसमें स्पोर बनता है उसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया कहेंगे। अब स्पोरेंजिया में क्या होता है, पढ़े थे टेरिडोफाइट्स में, जिस तरह टेरिडोफाइट में पढ़े थे कि विशेष प्रकार की पत्तियां होती है, तो उसी तरह इसमें भी क्या होंगे, विशेष प्रकार की पत्तियां होती है, उसी में पाए जाते हैं। तो स्पोरेंजिया हो गया, लिख लो ये स्पोरोफिल्स। अच्छा लिख दो, स्पोरेंजिया किसमें पाए जाएंगे, स्पोरोफिल्स पर। ठीक है, किस पे पाया गया, स्पोरोफिल्स पर। स्पोरोफिल्स क्या है, स्पोरोफिल्स क्या है, हाँ, फिल्स बने पत्ती, फिल्स बने पत्ती। तो कुछ विशेष प्रकार की पत्ती होती है जिसमें स्पोर बनते हैं। स्पोर किसमें बनेंगे, स्पोरेंजिया में। या कह सकते हैं ऐसी पत्ती जिसमें स्पोरेंजिया पाया जाता है उसी को स्पोरोफिल्स कहेंगे। अब एक और बात आ गई, हम लोग पढ़े थे स्पोरोफिल्स, स्पोर इसमें 2 प्रकार के पढ़े थे, माइक्रो और मेगा। तो जब 2 प्रकार के होते हैं तो क्या होंगे, पत्तियां भी 2 प्रकार की होंगी, पत्तियां भी 2 प्रकार की हो जाएगी। एक को माइक्रो स्पोरोफिल्स कहेंगे, एक को मेगा स्पोरोफिल्स कहेंगे। और माइक्रो स्पोरोफिल्स की बात कहा जाए तो हो जाएगा, माइक्रो स्पोरोफिल्स ऐसी पत्तियां होती हैं, जिसमें स्पोरेंजिया पाया जाता है। और स्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। मेगा स्पोरोफिल की बात किया जाए, ऐसी पत्तियां होती हैं जिसपे स्पोरेंजिया लगे होते हैं, और स्पोरेंजिया में क्या होता है, मेगा स्पोर का निर्माण होता है। अगर मेगा स्पोर की बात करो तो उसमें मेगा स्पोर मदर सेल होंगे। कौन सेल होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हो तो उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का विभाजन होगा तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल का विभाजन होगा तो मेगा स्पोर बनेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल किसमें पाया गया, मेगा स्पोरेंजिया में। मेगा स्पोरेंजिया कहाँ पाया गया, मेगा स्पोरोफिल पे। बात समझ में आ गया। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, उसके विभाजन से माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर किसमें बनेंगे, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ आएगा, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ गया। तो केवल एक ऐसे नाम लिखे हैं तो उससे चीजें समझ में आ जाएगी, फिर बार बार उसको लिखवाने की जरूरत तो है नहीं। जैसे टेरिडोफाइट में लिखे थे तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हेट्रोस्पोर का मतलब सीधे समझ गए,
ठीक है, जब भी हेटेरो आए तो समझ रहे हैं दो प्रकार के होंगे, ठीक है। स्पोरेंजिया संरचना हो गया जिसमें स्पोर बनते हैं। अब जब दो हुए तो माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया हो गया था, ठीक है। और आगे लिख लो, ये हो गया स्पोरोफिल्स। स्पोरो जो फिल्स होते हैं आर स्पाइरली, RALL स्पाइरली along on axis too far क्या बनाते हैं, कोन बनाते हैं। कोन को क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई। ठीक हो गया। तो क्या लिखा, स्पोरोफिल्स किस पे अरेंज होते हैं, स्पाइरली। ये याद करना, इस पर स्पाइरली बने ऐसे कुंडली घुमावदार सीढ़ी के समान। एक ऐसे एक्सिस है, इसी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घुमावदार ऐसे कुंडल के समान व्यवस्थित होते हैं, लाइन से व्यवस्थित ऐसे होते हैं। बात समझ में आ गया। इसको कहते हैं स्पाइरली अरेंज। क्या व्यवस्थित होते हैं, स्पोरोफिल्स। बात समझ में आ गया। क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे। कोन के लिए हम दूसरा स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस भी कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो अगर क्या है, मेल कोन और फीमेल कोन दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि दो प्रकार के हम लोग स्पोर पढ़े थे। तो दो प्रकार के स्पोरेंजियम रहेगा, दो प्रकार के पत्तियों भी रहेंगी। तो ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया माइक्रो स्पोरोफिल्स, ठीक है। इसी को कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। जो माइक्रो स्पोरोफिल्स है वह क्या बनाएगा, मेल स्ट्रोबिलाई बनाएगा, या इसी को मेल कोन भी कहेंगे, इसी के लिए एक और शब्द है माइक्रो स्पोरेंजिएट, ठीक है। और इसी में पॉलन ग्रेन्स in microsporangia। मुंह पे सारा जाओ, चल सीधा बैठो। जय सवाल। ठीक हो गया, कोई दिक्कत। तो आया माइक्रो स्पोरोफिल्स। बताया गया था हमेशा माइक्रो के लिए मेल गैमेट के लिए होता है, माइक्रो हो गया। लिखा गया माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरोफिल में माइक्रो स्पोरेंजिया रहेगा। और यही क्या करेगा, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल्स है, उसी के अरेंजमेंट से क्या बनेगा, मेल कोन का निर्माण होगा। मेल कोन को हो गया मेल स्ट्रोबिलस को हो गया। तो लिखा गया मेल स्ट्रोबिलाई का निर्माण होता है, या इसी को मेल कोन भी कहते हैं। एक इसके लिए एक और शब्द है माइक्रोस्पोरेंजिएट का निर्माण होता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, पालन ग्रहण, याद होगा परागकण। पालन ग्रहण यानी कि परागकण का निर्माण होता है। और ये परागकण को मेल गैमेट कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। तो किसमें बना, माइक्रोस्पोरेंजिया में। क्या बना, माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पर आता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स पर। माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या बना, ढेर सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मेल कोन या स्ट्रोबिलस या माइक्रोस्पोरेंजिएट। जो मेल कोन है, जो
जो मेल कोन है उसपे जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं किस क्रम में रहते हैं? स्पाइरली अरेंज रहते हैं। किस क्रम में रहते हैं? स्पाइरली अरेंज रहते हैं। बात समझ में आया? याद रखिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो लिख लो मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, इसी से बन जाएगा मेगा स्पोरोफिल्स। ठीक है, और हो जाएगा मेगा स्पोरेंजिएट। ठीक है, इसी को फीमेल स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं, और इसी को फीमेल कोन भी कह सकते हैं। लिख लिए? ठीक है, तो क्या हो गया? मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्या हो गया? इस पे मेगा स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? मेगा स्पोर बनेंगे। मेगा स्पोर क्या होता है? फीमेल गैविट होता है। क्या होता है? फीमेल गैविट होता है। किससे बना के पास होता है? मेगा स्पोर मदर सेल। कहाँ पाया जाएगा? मेगा स्पोरेंजियम में। मेगा स्पोरेंजियम में क्या पाया जाएगा? मेगा स्पोर मदर सेल में, उसमें विभाजन होगा तो मेगा स्पोर का निर्माण होगा। अब मेगा स्पोर क्या होगा? विशेष प्रकार की पत्तियों पे पाया जाएगा। विशेष प्रकार की पत्तियों पे पाया जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल मतलब ऐसी पत्ती जिसमें मेगा स्पोर पाया जाता है। फिर आगे चर्चा हुई कि जो मेगा स्पोरोफिल है, वो आप क्या करते हैं? ढेर सारे मेगा स्पोर मिलकर कॉम्पैक्ट यानी संगठित स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहेंगे? मेगा स्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे? मेगा स्पोरेंजिएट। इसी को क्या कहेंगे? फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कहेंगे, इसी को फीमेल कोन भी कहेंगे। बात समझ में आया? फिर वही कंडीशन कि जो फीमेल कोन होगा वो भी क्या होगा? स्पाइरली अरेंज होगा। इसमें भी क्या? मेगा स्पोर मदर सेल होंगे, विभाजन होगा, मेगा स्पोर का निर्माण करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले लाइन लिखेंगे द मेल and female कोन यानी कि स्ट्रोबिलाई may born on the same tree। इसको कहते हैं पाइनस। अब याद करने वाली बात है कि क्या हो गया? पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही पौधे पे पाए जाते हैं। मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही पौधे पे पाए जाते हैं। बात समझ में आया? घर जाना, कहाँ जाना? घर। अपने घर जाना ही है तो जाना, तो क्या करना? सर्च करना मेल कोन फीमेल कोन, मेल कोन और फीमेल कोन। उस पर सर्च कर लो तो तुमको दिखाई दे देगा कि साइकस है चाहे पाइनस है, तो उसका मेल कोन कैसे है और उसका फीमेल कोन कैसे है, तो आसानी से देख करके वो समझ जाओगे। तो लिखा गया आदि क्या हो गया? कौन पौधा था? पाइनस। इसमें क्या था? मेल कोन और फीमेल कोन, यानी मेगा स्पोरेंजिएट और माइक्रोस्पोरेंजिएट। इसमें पाया जाता था एक ही पौधे में यानी एक ही पौधा है, उसमें मेल और फीमेल को दोनों पाए जाते हैं। फिर अगला इसे लिख लो इन साइकस।
CYCAS इन साइकस, ठीक है। मेल कोन एंड फीमेल कोन, मेल कोन एंड फीमेल कोन born on different trees, different trees। ठीक है, यानी कि साइकस में मेल कोन अलग पौधे में पाया जाता है और फीमेल कोन अलग पौधे में पाया जाता है। इसका मतलब एक और मान लो एक ही पौधा है, एक पौधा है जिसमें मेल कोन पाया जा रहा है और एक फीमेल कोन पाया जा रहा है। पास में आता है, इसका मतलब एक मेल पौधा है, दूसरा फीमेल पौधा है। एक प्लांट क्या है जिसमें केवल खाली मेल कोन पाया जा रहा है तो मेल प्लांट है, और इसमें केवल फीमेल कोन पाया जाएगा उसको फीमेल प्लांट कहेंगे। पास में आया तो देखो तो क्या हो गया, इसमें कुछ ऐसे प्रजाति है जिसमें अलग अलग होते हैं, कुछ में एक ही में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल कोन दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें मेल और फीमेल कोन बोथ प्रेजेंट इन वन प्लांट, एक ही पौधे में पाए जाएंगे। तो क्या होगा उसका उदाहरण, पाइनस। फिर ऐसा पौधा बताइए जिसमें मेल और फीमेल कोन अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा साइकस। फिर इसी को घुमा के उल्टा करके पूछ सकता है, इन साइकस नंबर 1 फाउंड मेल कोन, नंबर 2 फीमेल कोन, नंबर 3 A एंड B बोथ आर, नंबर 4 नन ऑफ देम। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जैसा तो याद है उसी हिसाब से जनरेट करके आंसर करोगे कि दोनों पाए जाते हैं कि अलग अलग पाए जाते हैं, तो याद करना रहेगा आपको। ठीक है, अगर इसके लिए द मेगा स्पोर वही मदर सेल, द मेगा स्पोर मदर सेल इज differentiated for one of the cells of the nucleus. तो मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड विभेदी होता है, फॉर्म वन सेल एक कोश की संरचना बनाता है, तो क्या कहते हैं न्यू सेलस कहते हैं। क्या कहते हैं न्यू सेलस, वन सेल स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं न्यू सेलस कहते हैं। हाथ हटा लिए मुझे, ठीक है। अगर ऐसे लिख सकते हैं द न्यू सेलस इज protected by envelopes and the composite structure structure is called ovule. ठीक है, लिखा गया न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड, न्यूसेलस सुरक्षित होता है कैसे, बाई इनवेलप छिद्र घिरा होता है और एक संघनित संरचना बना देता है जिसको क्या कहते हैं ओव्यूल कहते हैं। न्यूसेलस बना, न्यूसेलस से ओव्यूल बना। बात समझ में आया। आगे फिर लिख सकते हो
the ovules are born, बाण उत्पन्न होते हैं on megasporophylls, which may be clustered to form the female cone. Cones. क्या हो जाएगा? मेगा स्पोर मदर सेल divides meiotically to form 4 mega spore. One enclosed within mega sporangium. यही क्या करता है? Develops into multicellular female gametophyte. Female gametophyte. Female gametophyte that bears two or more archegonia. Archegonia or are female sex organ. Female sex organ. मेगास्पोर मदर से जारी रहे हो, ठीक है। और क्लस्टर में गुच्छा होता ही है, क्लस्टर में गुच्छा या समूह में होता है। लिखेगा मेगास्पोर मदर से, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, कहाँ पाया जाएगा? कभी विभाजन में क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। नीचे लिखा गया है कितना बना था? 4 मेगास्पोर। ये याद करने वाली बात है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 यानी 4 मेगास्पोर बनते हैं। 1 क्या था? एक जो बचा रहा था मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। 1 मेगा स्पोर लिखा गया है विद इन मेगा स्पोरेंजियम। और वही क्या था? डेवलप हो जाता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा, यानी कि डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। वही बहुकोश की फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। दैट्स बियर 2 or more आर्चिगोनिया। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया होता है, या उसी को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये वाला घटना, और वो भी क्या लिखेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। लिख लिए सब? तेज लिखना। क्या लिखना? तेज लिखना, क्योंकि धीरे चलने में कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि वो सफल अगर कोई पूछेगा किसी को,
ठीक है। और लिख लो ऐसे पॉलन, pollen grains is released from the microsporangium। इसमें किसी कोई दिक्कत है नहीं। पॉलन ग्रैंड मेल गैमेट हम लोग कहे थे, पॉलन ग्रैंड क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। और हम लोग को सबको याद है हमेशा जो मेल गैमेट क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसीलिए माइक्रो गैमेट भी यूज कर लेते हैं। तो अगर माइक्रो गैमेट है चाहे मेगा गैमेट है, तो माइक्रो माने मेल और मेगा माने फीमेल। तो पॉलन ग्रैंड लिखा गया है, पॉलन ग्रैंड मेल गैमेट की नाम किए थे तो कहां बना था, माइक्रो स्पोरेंजियम में बना था। और लिख लो ऐसे एयर पॉलिनेटेड, एयर पॉलिनेटेड, वायु के द्वारा इसमें परागण की क्रिया होती है। इसमें जिम्नोस्पर्म के द्वारा, जिम्नोस्पर्म में वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। परागण का मतलब बताया गया, जो पराग के कण होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, उन्हें पराग कण से यानी कि मेगा स्पोरेंजियम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, उस पहुंचता है तो उसी को परागण कहते हैं। तो इसमें हवा के द्वारा यानी हवा बहता है तो परागकण क्या होते हैं, हवा के माध्यम से उड़कर और आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। तो इसलिए हवा के द्वारा पहुंचते, इसलिए नाम है एयर पॉलिनेटेड। ठीक है, पॉलिनेटेड वायु परागण। ठीक है, अगर ऐसे लिख सकते हैं ये क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब, पराग नलिका बनती है, पॉलन ट्यूब। ये पहुंच जाता है माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। ठीक है, अब ये देखो जो पराग के कण होते हैं, क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, वह क्या होते हैं, वह रासायनिक संवेदी होते हैं। यानी कि हवा के माध्यम से जब आर्चिगोनिया में पहुंचते हैं तो कुछ केमिकल पदार्थ उसे स्रावित करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद इसमें ऐसे एक नलिका पड़ने लगती है। इसको जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब कहते हैं, पराग कण। ठीक है, पराग कणों का अंकुरण। तो ऐसे ऐसे पतली पतली ऐसे नलिका पड़ने लगती है, इस नलिका को पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो पॉलन ट्यूब बनता है और इसी पॉलन ट्यूब के रास्ते वह आर्चिगोनिया तक पहुंचता है। बात समझ आया, इसमें मेल गैमेट चलता है तो वो इसके रास्ते ही पहुंचता है। लिखा गया है पॉलन ट्यूब, यानी कि परागकण का अंकुरण होता है तो पॉलन ट्यूब बनता है, और पॉलन ट्यूब के माध्यम से पहुंच जाता है माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया तक मेल गैमेट पहुंचता है। बात समझ आया। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होगा, निषेचन की क्रिया हो जाएगी, दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाएंगे तो निषेचन हो जाएगा। और इसके बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद ओव्यूल जो होता है इनटू सीड। ओव्यूल जो होगा वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो, और ओव्यूल क्या हो गया, सीड में बदल जाता है। निषेचन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बीज बनता है। बात समझ में आ गया। और लिख सकते हैं ऐसे बीज सीड, ये जो बीज होते हैं सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये घिरे नहीं होते, इसलिए तो नाम है इसका नेक्ड सीड जिम्नोस्पर्म। इनके जो बीज होते हैं वह कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख लो भाई, साइकस, CYCS साइकस, उसके बाद पाइनस, जिंगो, पासवर्ड आ गया। तो ये है जिंगो, यानी कि साइकस, पाइनस, जिंगो। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद से इसका जो टेस्टिस होगा उसको करेंगे, और टेस्टिस करने के बाद से उसका स्क्रीन शॉट लेकर भेजेंगे।